Boys, we have another video, a great video from a great journalist, Purna Prashun Bajpai. So we're going to review one of his video today, क्योंकि हम लोग इसको रिव्यू नहीं किए थे, इनको रिव्यू करना बाकी था. आई हैव स्किप्ड दैट. तो लेकिन वी कांट मिस दिस वन बिकॉज द टॉपिक जिस पे वो वीडियो बनाया है एंड द वीडियो थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स कॉल्ड, द टाइटल ऑफ द वीडियो इज मोदीज फ्रॉड सिस्टम. आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है सरकार, तो ये तो दिखना बनता ही है कि नहीं बॉयज? सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज whack the like button and slap the subscribe button. Do all this button stuff and then go for commenting. Let's go boys, let's watch this video. It's a very very interesting topic. So ये तो देखना ही पड़ेगा. Modi's fraud system. We need to figure out कि क्या है fraud system. We know it's a fraud system. But let's see what Prashun has to say. Punya Prashun Bajpai has to say. दोस्तों नमस्कार। नमस्कार अगर नमस्कार. आपको लगता है कि इस देश को कॉरपोरेट चलाते हैं या कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय यह देश चल रहा है, तो फिर आप इस भ्रम को आज तोड़ डालिए। यह देश दरअसल टैक्स के पैसे से चलता है। Right. और टैक्स का पैसा इस देश के कॉरपोरेट नहीं देते हैं। इस देश के आम नागरिक के जरिए सरकार की जो कमाई होती है, वही कमाई से इस देश के तमाम संस्थान चलते हैं। इस Right. देश के भीतर में जो पैसा सैलरी के तौर पर व्हाइट कॉलर्स को दिया जाता है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठा हुआ हो या सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो, या फिर इस देश की संसद को चलाने के लिए जो पैसा होता है, या तमाम मंत्रालयों के भीतर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, जो भी अधिकारी काम कर रहा है, सरकार ने कोई दूसरा उपाय इस देश में आय का किया ही नहीं है। टैक्स ही एकमात्र साधन है जिसके ऊपर बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार को कमाई बढ़ानी है तो टैक्स को बढ़ाना होगा। और इस देश के भीतर का सिस्टम इस दौर में कुछ इस तरीके से बना दिया गया कि आप समझ ही ना पाए कि दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कितनी ब्लैक मनी इधर से उधर होती है। That's true. आप समझ ही नहीं पाए कि बैंकों का बढ़ता डिविडेंड जिसे सरकार हड़प लेती है या सरकार को दे दिया जाता है, उसके पीछे इस देश में आम नागरिकों के अकाउंट जो बैंकों में खुले होते हैं, उस पर से कितनी वसूली हो रही है। पता ही नहीं चलता है कि इस देश के भीतर में जो भी टैक्स कलेक्शन है, अलग अलग माध्यमों से उसमें योगदान कॉरपोरेट का नगण्य होता है। और आम लोग या कहें गरीबी की रेखा से जो नीचे पड़ा तबका है, जिसकी तादाद करोड़ों में है, उनसे एक एक पैसा भी बटोरते हैं तो करोड़पति एक झटके में सरकार हो जाती है। यह भी जानकारी नहीं हो पाती है कि दरअसल इस देश के भीतर में बैंकों में जमा पैसा कॉरपोरेट लेकर फरार क्यों हो जाते हैं, और फरार होने के बाद उस पैसे को सरकार जब रिटर्न ऑफ करती है यानी माफ कर देती है, तो वो पैसा किसका होता है? इस देश का पैसा, इस देश के आम लोगों का पैसा, इस Absolutely. देश के गरीबों का पैसा, इस देश के टैक्स पेयर का। मजा आ जाए कि अभी पूर्ण प्रसून अपने को स्टैट्स दिखा दे. ये स्टैट्स हमें चाहिए, वो स्टैट्स हम लोग पब्लिश करेंगे फिर. लेट्स गो. ऐसा हमें लगता है कि आज एक एक पन्ने को जरा पलट के समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ पन्ना है। और इन बातों को इस देश का मीडिया अगर दिखाने लगे तो हो सकता है आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। और That's यह true. भी हो सकता है आप एक झटके में यह मानकर चलें कि इस देश को बेचने के लिए आप अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। इस देश को बेचकर अपनी रईसी में यह सत्ता और सरकार कैसे पैसा खर्च करती है। हर चीज को नियम कायदे में अगर बदल दिया जाए, यहां तक कि किसी बड़ी कंपनी को अगर खुद को दिवालिया घोषित करना है, तो उसके लिए भी एक कानून बन गया जो एनसीएलटी के जरिए उसको देखा परखा जाएगा। और जो खुद को दिवालिया घोषित कर रहा है, उसने अगर इस देश के तमाम बैंकों से लोन ही क्यों ना लिया हो, वह भी माफ हो जाएगा। और सरकार उस बैंकों पर कोई बोझ ना पड़े, उसके भी रास्ते निकाल लेगी। लेकिन आम आदमी का जिक्र या इस जनता का जिक्र आज मत कीजिएगा, क्योंकि इस देश को चलाने वाले आप ही हैं
और आप ही इस देश को चलाने के लिए वैसे लोगों को चुन लेते हैं जो इस देश को निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, इस देश की कीमत को लगाने की दिशा में यानी मोनेटाइजेशन, और इस देश में चलती हुई सरकारी कंपनियों को बेचना यानी डिसइन्वेस्टमेंट, इसी दिशा में बढ़ जाते हैं। शुरुआत करें उससे पहले दो तीन बातें साफ हो जाए। हमारा बजट भी जो दिया गया उसमें भी सिवाय टैक्स के कुछ भी नहीं था। वो टैक्स चाहे जीएसटी के जरिए हो, चाहे इनकम टैक्स के जरिए हो, चाहे कॉरपोरेशन टैक्स के जरिए हो, चाहे कस्टम के जरिए हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी के जरिए हो, चाहे सेस के जरिए हो, चाहे अलग अलग सर्विसेज के जरिए हो, इसको जब जोड़ते चले जाइएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। इसके अलावे सरकार की कोई कमाई है ही नहीं और सरकार हर महीने अपनी पीठ को ठोकती है यह कहकर, इस बार देखिए मैंने जब अभिजीत चावड़ा का रिपोर्ट पे उसको डिबंक किया तो पीपल वर आस्किंग कि वेयर आर द स्टैट्स, राइट? सो स्टैट्स इज एवरीवेयर गाइस। तो ये देखो कि हमारे जो लोअर तबका के जो जनता है वो अगर 60 to 80% अगर हमारा टैक्स से पैसा दे रही है जनता अपना सरकार को, तो फिर ये क्या कर रहा है? ये सारे हमारे मिलीनियर्स बिलीनियर्स ऑफ इंडिया क्या ही कर रहा है? जीडीपी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी। कमाल कर दिया हमने। जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ गया और वो बढ़ते बढ़ते इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप सिर्फ अप्रैल और मई का जिक्र करें तो अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन जो था वह 1,87,000 करोड़ का था और मई के महीने में यह 1,57,000 करोड़ का था। दोनों को मिला दीजिएगा यो 3,44,000 करोड़ होंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में 10 महीने अभी और बचे हुए हैं। बजट में रखा गया था कि कुल जीएसटी कलेक्शन जो होगा वह 9,56,000 करोड़ का होगा। तो एक लिहाज से 30% तो अभी जुड़ा दिया गया 2 ही महीने में और बाकी 10 महीने बचे हैं तो जीएसटी कलेक्शन और ज्यादा होगा। यही हालत इनकम टैक्स की होगी, यही कॉरपोरेशन टैक्स की होगी, यही कस्टम की होगी, यही एक्साइज की होगी, That's यही true. सेस से जो पैसा आपसे लिया जाएगा वह भी होगी और यही जो अलग अलग सर्विसेज पे जो लगाए जाते हैं टैक्स, वो चाहे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो, चाहे कम्युनिकेशन की हो, चाहे एनर्जी की हो, सब पर वो पैसा वैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आइए इस पन्नों को आज खोलना शुरू करते हैं। लेट्स एक-एक गो। करके। एक ये एक करके पन्ने कई खोलेंगे। मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे सामने सरकार के उस पूरे आंकड़े का डाटा है जिसे हमारी टीम ने अलग अलग तरीके से जुगाड़ किया है। बहुत ही बढ़िया। आवर स्ट्रीम लैब्स इज ऑल्सो अप। पता नहीं क्यों क्लाउड बॉट ऑफ हो गया था। क्लाउड बॉट इज अगेन बैक अगेन टू से हाई बैक टू यू गाइस। दैट्स द ओनली थिंग इट डज, और कुछ आता नहीं उसे। प्रीटी डम बॉट आई नो, बट स्टिल लेट्स सी फॉर द डेटा। वी आर हियर फॉर द डेटा बॉयज, लेट्स सी। उसने जानकारी दी कि दरअसल इस देश में जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक चलता है ना, जहां पर पीएमओ भी है और गृह मंत्रालय भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है और तमाम मंत्रालय और तमाम नौकरशाह बैठते हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो होता है इस देश के भीतर वह 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाता है। माय उसमें सिर्फ गुडनेस। सैलरी जो होती है, इन बाबुओं की सैलरी जो चलती है वह 1,68,000 करोड़ की होती है। इस 1,68,000 करोड़ की जब हम उन अधिकारियों को, बाबुओं को पैसा देते हैं तो एक जहन में, आपके जहन में यह बात आनी चाहिए, इस देश में जो गरीब कल्याण योजना है उस पर भी तो तकरीबन इतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके जरिए इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। और जो इधर जो लोग हैं जिनकी तादाद जो है उसको जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो ये 30 लाख से ज्यादा होंगे नहीं। उनके ऊपर जो 1,68,000 करोड़ रुपए जो सैलरी के तौर पर है और दूसरे स्टैब्लिशमेंट जो चलते हैं, जो इमारतें आप देख रहे हैं ना, जो नई नई इमारतें अभी सेंट्रल विस्ता बनी है उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और यह समझिए जो स्टैब्लिशमेंट का खर्चा है वह भी 1,32,000 करोड़ का है। आई ऑल्सो इंक्लूड समथिंग पीएम के जो फॉरेन विजिट्स होते हैं, जो बाहर जाके रॉकस्टार सस्ता सस्ता रहता है, तो वहाँ पे जो जो भी स्टेडियम का खर्चा या फिर फ्लाइट का खर्चा वो भी हमारे ही पॉकेट से जा रहा है। तो मोदी जी वही करते, देखो देखो वो क्या है, और बोल के हमारा जेब काट लेते पीछे से और हमारे पैसे से हमें हमें कल्याण दे रहे हैं। वाओ, लेट्स सी। ये पैसा कहां स्टैट्स से आता है? स्टैट्स ये पैसा स्टैट्स कहां से स्टैट्स आएगा? स्टैट्स स्टैट्स, इसी लेट्स देश सी। से पैसा चाहिए, जनता से ही पैसा चाहिए, टैक्स के जरिए ही चाहिए। और टैक्स के जरिए बार बार जिन बातों का जिक्र होता है कि दरअसल हमने तो कॉरपोरेट के जरिए इस इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो इस भ्रम को आज
तोड़ डालिए, Let's go. क्योंकि उसको एक परीक्षण के तौर पर हमने लिया कि दरअसल अगर एक देखो, अगर जीएसटी से सरकार सरकार चल रही है, उसका मतलब एक अमीर परिवार ले लो और एक गरीब परिवार ले लो। तो एक अमीर परिवार भी उतना ही आटा खाएगा जितना एक गरीब परिवार खाएगा। तो कौन कौन ज्यादा जीएसटी देगा? जो नंबर में भी ज्यादा होगा। तो अगर अमीर लोग कम हो गए तो वो लोग कभी ऑब्वियसली कम जीएसटी पे करेंगे दैन द गरीब वंस, राइट? इन नंबर्स अगर टोटल देखोगे, राइट? बिकॉज फॉर इंडिविजुअल्स इज ऑलमोस्ट द एवरेज इज द सेम आउट, राइट? क्योंकि कोई ज्यादा थोड़ी ना कर सकता है कि अच्छा मैं अमीर हूं तो मैं आज मैं 10 किलो आटा खा लूंगा, है ना? इट्स नॉट द थिंग। सो दैट्स द स्टैट्स दिखा दो यार, मजा आ जाए। टैक्स की वसूली इस देश में अगर जीएसटी के जरिए परखा जाए कि जीएसटी के जरिए जो कलेक्शन हुआ, मान लीजिए 1,87,000 करोड़ रुपए अप्रैल में कलेक्शन हुए, अब उसमें से कितना पैसा इस देश के गरीबों ने दे दिया। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसको जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि कितना भुगतान जनता करती है, कितना कॉरपोरेट करती है, तो कॉरपोरेट और रईसों की तादाद ऊपर के 10% को मान लीजिए। उन्होंने जो राइट। भुगतान, जिनके पास बड़ी संपत्ति है, उन्होंने जो टैक्स के तौर पर दिया वह सिर्फ 5,610 करोड़ दिया। टोल्ड या। और जो नीचे का, जो गरीबी की रेखा से नीचे है या गरीब तबका है, यानी इस देश का लगभग आधी जनसंख्या, यानी 50% पॉपुलेशन जो है, उसके जरिए जो टैक्स की वसूली हुई, सिर्फ जीएसटी के दायरे का जिक्र भी हम कर रहे हैं, राइट। 1,19,680 करोड़। ये कौन लोग हैं? कहाँ 5,000 करोड़ और कहाँ 1 लाख? ओ माय गरीब लोग, गॉड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुटे हुए लोग हैं जिनसे ये पैसा वसूला जा रहा दैट्स है। ट्रू। तो 1,87,000 करोड़ में से 1,19,000 करोड़ रुपया उन गरीबों के हाथ से जो 50% गरीब हैं इस देश के भीतर में, और 10% जो रईसों की तादाद में हम शुमार कर रहे हैं, उन्होंने दिया 5,610 करोड़ रुपए। और बाकी का जो बीच का हिस्सा है, जिसको हिसाब से देखिए कि उनकी संख्या तकरीबन 33% के लगभग बनती है, उनसे पैसा लिया गया किस जीएसटी में 61,710 करोड़। इसमें मिडिल क्लास बड़ी तादाद में इसकी मौजूदगी है। अपर मिडिल, लोअर Agreed. मिडिल और मिडिल क्लास, इन तीनों की स्थिति है। पहला मैसेज क्या हुआ? कॉरपोरेट सबसे कम टैक्स देता है। अगर जीएसटी के दायरे में ही चीजों को परखना शुरू करें, That's क्योंकि true. 50% निचली आबादी जो है, अगर वो 64% टैक्स दे रही है और उसके पास इस देश की 10% संपत्ति भी नहीं, और जो 10% है उसके पास इस देश की लगभग 60-70% संपत्ति है, वो 3% दे रही है, और बीच के लोग 33% भुगतान करते हैं। ये पहला सच See boys. बहुत साफ तौर पर कि कॉरपोरेट टैक्स नहीं देती है, जनता पर टैक्स का बोझ होता है। इसीलिए आप जब बाजार में जाते हैं तो कहते हैं अच्छा तेल की कीमत इतनी बढ़ गई, चावल इतना बढ़ गया, सब्जी इतनी बढ़ गई। अच्छा, कुछ लोग घी खाते हैं, घी भी बढ़ गया, 400 रुपए कल तक था, अब 600 रुपए तो एक सामान्य से ब्रांड का मिलता है। बात यहां से शुरू होती है, यानी इन्फ्लेशन पर कोई रोक नहीं। लेकिन इस सिस्टम के भीतर का एक अनूठा सच है कि सरकार नियम कायदे कुछ ऐसे बनाती है कि आपको पता ही नहीं चले कि आपका पैसा ही रोटेट होकर सरकार को सुविधा दिलाता है, कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाता है, और रईस इस देश को छोड़कर भाग जाते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तकरीबन 11 लाख करोड़, इस 11 लाख करोड़ के दायरे में पार्टीज के पास जो पैसा आता है, और जिस पैसे के जरिए चुनाव लड़े जाते हैं, और जिस पैसे के जरिए चुनाव में पैसे लुटाए जाते हैं, अगर उसको कन्वर्ट एक क्षण के लिए हम यह कर दें कि जो एनसीएलटी में जाते हैं, खुद को दिवालिया घोषित करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, और उनकी रईसी और उनके चार्टेड प्लेन खड़े रहते हैं लेकिन वो दिवालिया होते हैं। और तीसरी स्थिति आती है कि बैंकों को जो रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में खुद सरकार जब कहती है कि बीते 6 बरस में हमने तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? और ये पैसा जब आ रहा है टैक्स और आपके ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, तो आपके जहन में दूसरा सवाल शुरू होगा, क्या इस देश में कोई सिस्टम नहीं है? कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है जिसमें जनता एक बराबर तरीके से रहे और कॉरपोरेट पर भी उतना ही बोझ पड़े? या इस देश में जो टैक्स वसूला जाता है उसका रिटर्न इस देश में मिल रहा हो? नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इस दौर में प्राइवेटाइजेशन आगे कर दिया गया। यानी ऐसा नहीं है कि पैसा लेकर सरकार बोलने लगे हम देखिए सड़क बना रहे हैं, सरकार सड़क बना रही है तो वहां आपसे
टोल लेगी। टोल देने का पावर दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर से पैसा ले लेगी, फिर उस पैसे से अपनी रईसी चलेगी। यूं ही नहीं है कि 9,000 करोड़ रुपए का स्पेशल विमान प्रधानमंत्री के लिए बना हुआ है। यूं ही राइट। तो टोल का जो व्यवस्था है, टोल का व्यवस्था मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे इस आई थिंक इस सिर्फ इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे टोल कभी खत्म ही नहीं होता है। ईयर्स आफ्टर ईयर्स 10-20 ईयर्स हो जाते हैं तभी भी टोल टोल लेना इसका खत्म नहीं होता है। बट हर हर कोई और देश में देखो कि टोल का एक पीरियड होता है कि इस पीरियड से जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे 10-20 साल 30 साल तक वो टोल लेगा या जो भी उसका टेन्योर है, उसके बाद वो नहीं लेगा। राइट, उसके बाद फिर सरकार उसका देखभाल करेगी बिकॉज उससे जो कॉस्ट है वो निकल जाता है उसके में। लेकिन यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होता है टोल टोल देना। हर जगह जाओ तो टोल पड़ते ही जाता है, पड़ते ही जाता है। मतलब कभी ख़त्म तो हो जाए कि अच्छा चलो इसका ख़त्म हो गया, टोल बूथ निकाल दो यहाँ से अभी। और नहीं है कि काफिला निकलता है सड़कों पर गाड़ियों का, तो उस पे पैसा प्रधानमंत्री ने अपनी जेब से लगाया है। या यूं ही नहीं है कि देश और दिल्ली के भीतर जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान चल रहे होते हैं उसमें एसी चल रहा होता है, True. उसमें बाबुओं के पास गाड़ियां होती है, सरकारी गाड़ियों की एक लंबी फेरिस्त होती है जो बदली जाती है, नई लाई जाती है, नए बाबू के साथ जुड़ती है। रिटायर्ड होता है तो उनको पेंशन मिलने की शुरुआत, सब चीजें तय है इस देश के भीतर में। लेकिन हमारा प्रोडक्शन, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा उत्पादन कुछ भी नहीं। हमारे यहां जो पूरी की पूरी व्यवस्था की गई उसमें कॉरपोरेट का कोई योगदान इस देश के भीतर क्या होगा, यह कभी भी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। आप Shame. कहेंगे जनाब बिजली पैदा करते हैं, तो बिजली जब कॉरपोरेट पैदा नहीं कर रहा था तब नहीं हो रही थी? सरकार ने उसे जो काम करना था, सरकार अपने अधीन काम करती, वह उसने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया Right. कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, वसूली शुरू कर दो, हमें इतना पैसा दे दो। यानी सरकार एक झटके में बिचौलिए की भूमिका में आ गई। और इस बिचौलिए की भूमिका में नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हमारा कोल, सब तो बेच चुका है। सब तो अभी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। सब सब इज इन द फॉर्म ऑफ कि अच्छा जाओ ठेकेदार हो गया मैं, अब जाओ ठेके में ले लो और मुझे पैसे दे दो। ऐसे थोड़ी ना चलता सरकार का। मतलब और कौन सा था जो मैंने मिस कर दिया शायद से? लेट्स का सी। सबसे अनूठा सच जो सिस्टम का है वह सिर्फ यह समझ लीजिए कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई उसके बाद से देश पर कर्ज 100 लाख Right. करोड़ रुपया बढ़ गया। और देखो, योर लोन टू जीडीपी रेशियो जो है, आज मैं सुबह ट्विटर पे देख रहा था, कोई तो बहुत गर्व करके एक मिस इन्फॉर्मिंग ट्वीट दिखा रहा था कि हमारा सबसे व्हाट डू से जितना हम लोग लोन किया है वर्सेस जीडीपी रेशियो सबसे सबसे हमारा कम है। आई डोंट नो हाउ दे आर ट्राइंग टू डू उसी इट। दौर में शेयर बाजार जो है तकरीबन 150 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। यानी वहां पर नेटवर्थ शेयर बाजार का खूब बढ़ गया, यहां पर कर्ज खूब बढ़ गया। पैसा एक तरफ शेयर बाजार के जरिए अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देखिए और जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोल लिया उसके जरिए परखिए, तो आप कहेंगे ये देश तो कमाल से लगातार ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसके उलट देखेंगे, अच्छा इतना कर्ज ले रहे हैं, 2014 तक 55 लाख करोड़ था, आज की तारीख में यह 156 लाख करोड़ हो गया है। इतना कर्ज क्यों ले लिया गया? और जीडीपी के मुकाबले ये 84% तक चला गया है। दुनिया के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज का एवरेज लगभग 64 और 68% है, आपने 84% पार कर लिया। फिर आप एक क्षण के लिए 84%। कहेंगे नहीं नहीं, हमारी इकोनॉमी को ऐसे मत देखिए, हमारी इकोनॉमी को देखिए कि इस देश के भीतर में जो जीएसटी कलेक्शन है या जीएसटी कलेक्शन से पहले चेक आउट द बुक, उसके पीछे जो रखा हुआ है, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स। ओफ ओफ ओफ, आकार पाटिल। नाइस टाइटल ब्रो, नाइस टाइटल। इस देश के भीतर में जो अलग अलग तरीके से सिस्टम में योजनाएं काम करती हैं, आप उसको परखना शुरू कीजिए। उसको भी परखने के लिए हमारी टीम ने एक व्यवस्था की। उसने बताया दरअसल कि हम लोगों ने परखा अपने तौर पर, तो सरकार जिम्मेदारी मुक्त है। कॉरपोरेट घोटाला हो जाए सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, कानून ऐसा बनाया हुआ है, सेबी की व्यवस्था की हुई है। सेबी में गड़बड़ी होगी तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर वॉल्व का काम करेगा। शेयर बाजार में उथल पुथल होगी तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और फिर मस्ती में सारे वैल्यूएशन और घपले घोटाले होते चले जाएंगे। रेल दुर्घटना ही हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बेरोजगारी बढ़ जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब बेरोजगारी का हम जिक्र कर रहे हैं तो यह समझिए कि सीएमआई का डाटा बताता है कि इस दौर में लोगों ने नौकरी खोजना ही खत्म कर दिया।
शहरों तक में 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने नौकरी खोजना खत्म कर दिया। इस Shit. देश के भीतर में करोड़ों लोग नौकरी से हट गए, बोले नहीं नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा मुश्किल सवाल है। अब जब इस पैसे का हम कलेक्शन लगातार कर रहे हैं, अब यहां पर दो तीन बात और साफ होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने खुद को नौकरी से अलग कर लिया, खोज से बाहर कर लिया, तो एक झटके में वह संख्या इस देश के भीतर में 1 करोड़ से ज्यादा की हो गई। जो लेबर फोर्स था वो कल तक मतलब पिछले महीने तक अगर 45 करोड़ था, तो अब झटके में 44 करोड़ पर आ गया। शहरों में जो रोजगार खोज रहे थे वह तकरीबन 14 करोड़ 70 लाख थे, वो घटकर 14 करोड़ 20 लाख हो गए, यानी 50 लाख वहां भी खत्म हो गया। जो वर्क फोर्स हमारी है वह इस देश के भीतर में तकरीबन 12 करोड़ 95 लाख की है। इसके अलावे काम मिल पाना बड़ा मुश्किल सवाल हो गया है, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हमने शामिल किया, क्योंकि तकरीबन शहर के भीतर 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास कोई काम नहीं है। अब यहां से शुरू कीजिए, हम जिस शेयर बाजार और जिस डेब्ट का यानी कर्ज का जिक्र कर रहे थे, मोदी सरकार ने इस दौर में कर्ज लगभग 100 लाख करोड़ का ले लिया, जो बढ़ता चला गया। लेकिन इसी दौर में जब 2014 में शेयर बाजार का टोटल जो मार्केट कैप था, जो मार्केट कैप उस वक्त तकरीबन 100 लाख करोड़ का था, वो आज की तारीख में बढ़कर 272 लाख करोड़ हो गया। तो शेयर बाजार कैसे बढ़ रहा है, वहां पर पैसा किस रूप में आ रहा है, और डीमैट अकाउंट खोलने वालों की तादाद तकरीबन 11.5 करोड़ हो गई। यह कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कम टैक्स देते हैं, ये वही लोग हैं जो मिडिल क्लास के तहत टैक्स That's true. देते हैं, और ये Absolutely वही right. लोग हैं जो शेयर मार्केट के इर्द गिर्द जो कॉरपोरेट का वैल्यूएशन है और इस देश के भीतर की जो संसाधन और पूंजी है, उसको जो लूट का हिस्सा शेयर बाजार में बनाया जाता है, तो उसी के जरिए कमाई का रास्ता ही खोजते हैं। यानी निर्भरता कहीं बढ़ गई इस देश के भीतर में उस कैपिटल को लेकर जो कैपिटल है नहीं आपके सामने, लेकिन वैल्यूएशन के जरिए ऊपर नीचे हो रहा है। यहां पर आप शेयर Right. बाजार को लेकर बहुत खुश मत हो जाइए, क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर दुनिया के अगर वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट को मिला लीजिएगा, तो भारत में उसका जो योगदान है वो सिर्फ 3% है, यानी 272 लाख करोड़ सिर्फ 3% बढ़ता है। चाइना जबकि 847 लाख करोड़ है, और अमेरिका लगभग 3673 लाख करोड़ है। My तो हम goodness. उस तुलना में भी नहीं आ रहे हैं। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन जहां सबसे ज्यादा चकाचौंध है, उसके नेटवर्थ को बतलाकर ये सिर्फ एहसास कराना चाहते हैं कि सरकार के आंकड़ों की जादूगरी में मत फंसिएगा। और जब आप इसमें नहीं फंसेंगे, तब आपके जहन में ये सवाल आना शुरू होगा कि इस देश में जो बैंकों की बुक को में से कर्ज को हटा दिया जाता है, अगर महीने दर महीने 3-4 चीजों को आप जोड़ लीजिए, उसमें आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को जोड़ लीजिए, उसमें आप एनसीएलटी के तहत जो दिवालिया हो गई कंपनियां, जो आईबीसी के तहत जो अपने आप को बैंकरप्सी के तहत लेकर आती हैं, और उसके बाद जब उनकी बोली लगती है, कोई दूसरे को दे दिया जाता है जो सरकार का चहेता होता है, और इधर माफी हो जाती है, इस इकोनॉमी को जोड़ लीजिए। और कर्ज माफ करने के बाद जो आरबीआई उसके बावजूद भी बैंकों का डिविडेंड जो है वो जो सरकार को सौंपता है, जो 2023-24 में 1 लाख करोड़ के लगभग सरकार को दिया जाएगा, तब यहां से तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है, इस देश के भीतर में सरकारें जो बनती हैं, क्या वह सिर्फ इस देश की खनिज संपदा को लूटने के लिए बनती है? और इस देश के भीतर में जो कुछ भी बनाया गया, उससे जो भी कमाई हो रही है, उस कमाई में बड़ी हिस्सेदारी उसके पास कैसे आ जाए, इसके लिए नियम कायदे बनाकर आगे बढ़ती है? यकीनी तौर पर, That's true. क्योंकि इससे हटकर हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं दिखलाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे हैं। और 9 साल में अगर कर्ज हमारा 2.5 गुना बढ़ गया, यानी हमारे ऊपर जो कर्ज था हमारे और आप, Bros, check this. 9 साल में 2.5 गुना कर्ज हो चुका है हमारा। मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है तो मेक इन इंडिया कहाँ है? वेयर इज द मेक इन इंडिया? इतना बड़ा शेर कहाँ बन गया? वो बिल्ली बन गया या फिर चूहा बन के बिल पे छुपा हुआ है? नोबडी नोज दैट। तो प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास सेंसर स्टॉक्स नहीं है, प्रॉपर स्टॉक वैल्यूएशन नहीं है, तो फिर कंपनी दिवालिया हो रही है। तो फिर सिर्फ जीएसटी पे ही हम लोग अपना देश चला लेंगे। दिस इज द ओनली वे वी कैन डू। उससे बेटर वही है कि उसने लोन लिया है,
ये जो इतना फाटबाजी कर रहा है, ये जो अपना महल बना रहा है, अपना जहाज खरीद रहा है, तो लोन लेके हम अब हमारे नाम पे लोन लेके जहाज उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। वाह भाई वाह। के ऊपर 2014 में तकरीबन 43,000 रुपए था प्रति व्यक्ति पर कर्ज। भारत इतना कर्जवान था, लेकिन आज की तारीख में वही कर्ज 1,10,000 हो चला है प्रति व्यक्ति। ये कर्ज है। इस लिहाज से चीजें डेवलप हो रही है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल, जो जीएसटी कलेक्शन या जो भी टैक्स कलेक्शन है, उसके दायरे में भारत का एक सच तो पहले जान लीजिए, हर चौथा व्यक्ति भारत में गरीबी की रेखा से नीचे है, यानी 25% तो सीधे इसी रूप में आपको हिंदुस्तान को देखना होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हर तीसरा और दूसरा व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे है। जैसे छत्तीसगढ़ में 39% बीपीएल, झारखंड में 37%, बिहार में 34%, उड़ीसा में 33%, असम और मध्य प्रदेश में 32%, उत्तर प्रदेश में 30%, राजस्थान में 30%। ये मैसेज क्या है? इन जगहों से जो कलेक्शन होता है, जीएसटी का कलेक्शन इस देश के भीतर में, वह तकरीबन 30% हो जाता है, और इन जगहों पर हर तीसरा शख्स गरीबी की रेखा से नीचे है। दैट्स तो ट्रू। आप जो पेंसिल खरीदें या आलू खरीदें, राइट। आप चाहे पापड़ खरीदें या तेल खरीदें, आप कुछ भी खरीदें, जीएसटी हर चीज पे लग रही है। और जब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो मिडिल क्लास है, वो जो सुविधाएं उठाती है, चाहे एनर्जी का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, कम्युनिकेशन का हो, या किसी भी चीज की, उस पर से भी सरकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको भी कलेक्ट करती है। और इस दौर में जो टैक्स का बोझ आप महसूस कर रहे हैं, उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जब आपको जीएसटी का आंकड़ा बताया कि सरकार ने बजट में रखा, हमारा सेम। साल भर का कलेक्शन होगा 9,56,000 करोड़ का, 2 महीने में ये 3,44,000 करोड़ का कलेक्शन हो चला है। वजह वजह वही है, महंगाई बढ़ाते चले जाइए, लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ते चला जाएगा, खरीदारी महंगी होती चली जाएगी, पैसा कलेक्शन ज्यादा होते चला जाएगा, और नोट छापने की प्रक्रिया तो आपके भीतर है ही। यानी कुल मिला के अगर इस सारे टैक्सेस को आप जोड़ दीजिएगा, तो ये तकरीबन 23,30,631 करोड़ रुपए सिर्फ ये डायरेक्ट टैक्स है, जिसके दायरे में सेस भी आते हैं। और इसके अलावे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो तकरीबन 3 लाख करोड़, यानी 26 लाख करोड़ से ज्यादा यही है रेवेन्यू सरकार की, जो बढ़ जाएगी जब अगला बजट रखा जाएगा। अंतरिम बजट अगला रखा जाने वाला है, चूंकि चुनाव की दिशा में बढ़ चुके होंगे, इसीलिए यह सवाल। अब यहां पर सबसे आखिरी सवाल, ओके अगर लेट्स गो। सरकार तमाम आंकड़े सही हैं, सरकार जो कहती है इस देश में हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ ठीक ठाक है, तो दुनिया में भारत पहले नंबर पर क्यों है, जहां पर इस देश के रईस भी इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं? यहाँ पे हेल्थ बोले तो एक हॉस्पिटल नया खोल नहीं पाया। ये प्रधानमंत्री हर जगह जाके सिर्फ रेलवे, एक ही रेल का 10 बार उद्घाटन करता है, लेकिन ना एक कॉलेज बनाया नया पढ़ाई लिखाई के नाम पे, ना नया आईआईएम बनाया, नया आईआईटी बनाया, नहीं कुछ नहीं। कुछ ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक तो पहले लोग बना के गए थे, जब जनसंख्या बढ़ चुकी है ऑलरेडी, लोगों के पास, लोगों को और स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई का मीडियम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, नया बनाओ। बट नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास नया, कुछ नया बना ही नहीं है इस 10 साल में। सिर्फ एक ही ट्रेन को 10 बार उद्घाटन करो, वही है हमारा सरकार। फीता बांधो, उद्घाटन करो फटाफट। और उनसे जब जानकारी हासिल की एक इंटरनेशनल तरीके से, और उसमें एक ऑक्सफैम की संस्था है, कुछ और 2 संस्थाएं हैं, अपने अपने तरीके से सब ने एक एनालिसिस किया कि जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स देश छोड़कर भागते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्यों, क्योंकि भारत के भीतर से एवरेज 7,000 रईस जो हैं हर बरस छोड़कर भाग रहे हैं, और 56,000 का आंकड़ा सरकार के विदेश मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है। इतने लोगों ने देश छोड़ दिया। उनके जरिए जो जानकारी निकल कर आई, वो चौंकाने वाली है। पहली जानकारी, भारत के भीतर बिजनेस का माहौल सही नहीं है। जो बिजनेस का माहौल है, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। भारत के भीतर में कोई कानून व्यवस्था के तहत कोई सिस्टम नहीं चलता है। सबसे बड़ा सिस्टम और कानून व्यवस्था सत्ता होती है, और जो सत्ता के करीब होता है, उसके लिए रेड कारपेट हर जगह है, बाकी जगहों के लिए मुश्किल है। यह पहला बड़ा सवाल था। दूसरा, भारत के भीतर का जो हेल्थ
और एजुकेशन और बेहतर जीवन शैली जीवन की तौर तरीके हैं उस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो कुछ जब काम हेल्थ नहीं हुआ है, सर्विस कुछ नहीं, नहीं। एजुकेशन नहीं, तो हम यहां पर क्यों रहे? और तीसरी परिस्थिति डराने वाली है कि इस देश के भीतर में रईसों से जो वसूली और उगाही होती है सिस्टम के तहत, वो मोहल्ले का थाना हो या जिले का थाना हो या जिले के भीतर बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, जो पूरी पाइपलाइन लगी हुई है वह वसूली में लगी रहती है। और यह सिस्टम भारत की राजनीति को जिंदा रखता है और उसकी ताकत का एहसास इसी रूप में कराता है कि किसके पास सबसे ज्यादा वसूली और लूट की ताकत है। क्या समझे? बहुत खतरनाक स्टेज पहुंच गए बहुत हम बहुत लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। The report ended in such a grave manner that exposes कि हमारे गवर्नमेंट का क्या हाल है, क्या वो कर रहा है। If you're an influencer, a coach, Fuck you. जो हमारा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का जो हाल है आज, जिस हिसाब से वो स्पेंड कर रहा है, जिस हिसाब से वो अर्न करने की कोशिश कर रहा है, इट हैज़ बीन ये तो हमें पता ही था कि वो जीएसटी से ऑलरेडी ही इज़ अर्निंग एंड दैट्स द ओनली वे ही कैन अर्न। बट अभी जो लोन जो वो ले रहा है और लिया है 1.5 गुना हो चुका है, दैट्स वेरी ट्रबलिंग फॉर अस। Therefore, the video ended in such a grave disorder. I hope कि मतलब this improves, but I can see no way that ये improve हो सके। और अगर 2024 में मोदी जी का 1984 आ रहा है, तब तो देखना ही नहीं है। गर्त में जा रहा है, गर्त में तो चला ही गया है और नीचे जाएगा। We are ashamed कि we are living in a generation जहाँ पे we cannot even talk to people about this kind of things because their mind are already filled with propaganda and they are so much confident with this propagandic data that they don't understand कि मतलब reality क्या है। ये reality check आप जितना भी दे दो, let me check एक बार कि मुझे ट्विटर में वो ट्वीट मिलता है कि नहीं, जहाँ पे if I can find that tweet today कि that shows कि again a propagandic data to show कि हमारा debt to GDP रेशियो क्या है ना, and people find it very amusing कि that we are number 1 in this. Debt to GDP ratio by country, India has 0 probability of failing into recession, leading the chart. We are leading the chart in every way, bros. Check this. कहीं नहीं, इंडिया इज 81% सिर्फ हम लोग GDP का ये कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अगर नीचे जाते होगा, कनाडा, घाना, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल, USA, इटली, ग्रीस, जापान तक है 239%। चेक दिस। लोगों को ये दिखा के, कौन है ये, रवि सुल्तानी जी जो भी है, विथ अ ब्लू टिक मार्क विच इज इजीली अवेलेबल थैंक्स टू इलॉन मस्क द लॉर्ड। Fintech startup, a growth story, influencer, past VP, टेक्स्ट बुक्स, अर्ली डेज, जोमेटो, ओयो रूम्स। बहुत अच्छा। यही हमारा वाइट कॉलर जिसको टैक्स देने में बहुत दिक्कत होती है और टैक्स दे भी नहीं रहा ऐसा। देखो एंड चेक दिस वीडियो एज पर कि हम लोग जो अभी पूर्णवर्षन का देखा है। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कर, आप इनसे कोई भी सवाल चेको। पूछिए, बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। हमारा 84% पर है, उनका 64.5% पे है, 64.5% पर। एक समस्या और भी है, जब आपका ऋण 155 लाख करोड़ हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है हर साल। राइट 11 राइट लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज चुकाने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है। ट्रू दैट। 11 लाख करोड़।
उससे कितने आईआईटीज, कितने एम्स बन सकते हैं, कितने लोगों का इलाज हो सकता है, कितने बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं, कितनी मिड डे स्कीम्स चल सकती हैं, इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। 11 लाख करोड़ सिर्फ इस डेट की सर्विसिंग में, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, होता है। लेकिन एक बहुत भयावह चीज हो रही है। सीएजी की रिपोर्ट, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट है। और सीएजी की रिपोर्ट ये साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था। अब वो 84% है। तो हमारी डेट रीपेमेंट की, कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये भयावह स्थिति हो रही है। और क्या चल रहा है ये देखो, बी पैडमैन है ना, ये पैडमैन जी फिर से। अच्छा, ये जो है डेटा आईसीआईसीआई डायरेक्ट से आ रहा है, राइट? इन्वेस्टमेंट एट योर फिंगर टिप्स से आ रहा है। किस पे इन्वेस्ट करे? सोर्स IIF Q1, बहुत ही बढ़िया। और देखो इसके नीचे क्या है, लायर 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 लायर। चेक दिस गीत, न्यू इंडिया's debt to GDP ratio is more than whopping 87%. India is at the risk of going bankrupt under Modi सरकार. That's true. ये देखो 2004 तक we were here and now we are here. Whoa. FM's Nirmala says total amount of central government debt or liabilities is estimated at about rupees 155 lakh crore as on 31st March 2023. This was 55 lakhs in 2014 before Modi. So 55 lakhs से 1,55,000 मतलब he has taken 155 lakh मतलब 100 लाख करोड़ का सिर्फ हम लोग ये किया, डेथ में चले गए। India's debt to GDP ratio for the last 9 years apart from Corona year, debt to GDP has remained flat, gone down, or gone down. कौन है ये ब्लू टिक? देख रहे हो जितने भी ब्लू टिक वाले हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? फाउंडर, दिस आर ऑल द ब्रांड मेकर्स, मेक इन इंडिया वाले, राइट? IIT Madras alumni, है ना, गांगली, Mr. Gangli says beating up index by 93%, join our app. Okay, cool, let's see ये क्या दिखा रहा है। मनी कंट्रोल ऐप 2014 से 2015 इतना ही। ओके, ये ग्राफ ये कैसे ये ऊपर नीचे हो रहा है? कौन सा ये? टोटल डेथ इन लैक्स, सेंटर्स ग्रॉस डेथ टू जीडीपी रेशियो। ओके, ग्रॉस डेथ टू जीडीपी रेशियो फ्लैट था, लेकिन अभी जाके फिर बढ़ गया ना, तो क्या फायदा हुआ ये फ्लैटनेस का? ओके, डेट जंप्ड अप पोस्ट पैंडेमिक। तो वाई पोस्ट पैंडेमिक जंप करने का कोई रीजन था क्या? लेट्स सी, यहाँ पे कुछ और एक डेटा है, आकांक्षा ओझा ने बताया। हु इज आकांक्षा ओझा? लेट्स सी, काफी हिंदी में लिखा है, बनारसी बायोटेक इंजीनियर एंड ब्ला ब्ला, हाउस होल्ड डेट 35% ऑफ जीडीपी विच इज वेरी लो वर्सेस अदर मेजर नेशन। सी अगेन, comparing it with other major nations is not going to help us. 55 लाख से 155 लाख करोड़ का डेट पहुंच गया है इन 10 सालों में। 10 साल में उसको 100 लाख करोड़ का डेट लेना पड़ा। माय गुडनेस। बीइंग हिंदू जी देखते क्या बता रहा है। एक्सटर्नल लोन्स, ओके, बढ़ ही जा रहा है, इस नंबर तो बढ़ ही जा रहा है, कुछ तो कम नहीं हुआ है। एक्सटर्नल डेट इज लोएस्ट इन द लास्ट 8 years। ये देखो, ये तो प्रूव ही कर दिया कि लास्ट 8 years सबसे ज़्यादा कम है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सटर्नल लोन्स 2009 में 21% था, और वो देखो 2009 के बाद डायरेक्टली 14 आ गया है। 14 के बाद 16, 2 साल का गैप है, बट चलो 9 से 14 आ गया। एंड नाउ यू कैन सी कि अभी लोन इतना ज़्यादा ले लिए, लेकिन परसेंटेज इतना कम है, बिकॉज वी हैव हाईएस्ट जीडीपी इन दिस टर्म्स। आई मीन इट्स ट्रू पिक्चर। ये फेकू डेटा से ना, ये अभी चौड़ा को ये सब डेटा दिखाते हैं, और अभी चौड़ा अपने आप को चौड़ा बनाता है। लॉल, यही हाल है हमारा कि प्रोपेगेंडिक सरकार जो है और प्रोपेगेंडिक मीडिया जो है इज कमिंग अप विद ब्यूटीफुल डेटास टू शो कि देखो 86% इज नथिंग, डजंट मैटर। बट वाई?
Why 86% when everybody is sticking to 64%, and we don't know of other countries कि वो जो ग्राफ था वो ग्राफ सही है कि नहीं है. So we cannot comment on that. But anyhow, this is a disaster. अगर 2.5 times अगर लोन इंक्रीज हो चुका है, that's a disaster bros. मतलब इतने सालों में जितना हम लोग लोन लिए, 10 साल में उसने एज कम्पेयर टू 70 ईयर्स उसको 2.5 टाइम्स कर दिया. वाह वाह मोदी जी वाह. ये होता है मोदी जी का राज में. चलो, smack the like button, smack the subscribe button, and share it with your friends, family, foes, and hoes. That's what we do here. We do it every day. We do it every time. Let's go. वीडियो अच्छा लगे तो कर देना ये सारे. See you next time. They're a lot like goodbyes. Of course you love me now, but give it time. Who knows?